नमस्कार दोस्तों, मैं नवीचंद नाइक आप सभी का वाईफाई श्रीराम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे करंट जीके, जिसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर दैनिक समसामयिक। डेली करंट जीके हम रोजाना अध्ययन करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में हाल ही में किस अभिनेता को प्रदान किया गया। कि ये एक दादा साहब फाल्के अचीवमेंट होता है, इसका एक आयोजन करवाया गया था, हाल ही में आयोजन करवाया गया, लेकिन ये जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में किस अभिनेता को दिया गया, उसका अवार्ड का नाम क्या है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसे को ये जो दिया गया वाहिदा रहमान। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं कि एक अभिनेत्री है बॉलीवुड अभिनेत्री वाहिदा रहमान की अगर बात करें तो वाहिदा रहमान बॉलीवुड अभिनेत्री ये बॉलीवुड अभिनेत्री वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। अब देख के बात करते हैं कि ये जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम बात करते हैं तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो दोस्तों फिल्म जगत में, अर्थात फिल्म जगत के विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु ये प्रदान किया जाता है। देखिएगा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु ये जो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, ये दोस्तों फिल्म जगत के अंदर उत्कृष्ट विकास हेतु ये दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना कि ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो एक प्रोग्राम है, ये दोस्तों 2021 के अंदर हुआ था और इस अवार्ड की घोषणा 21 के अंदर की गई थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 के चलते इस पुरस्कार को इस वर्ष से दिया गया। देखिएगा, हम बात करते हैं 2021 में दिया जाना था, परंतु कोविड-19 के चलते इस वर्ष दिया गया, इस वर्ष में दिया गया। देखिएगा कि ये 2021 में ये अचीवमेंट एक प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो वाहिदा रहमान को, मुस्लिम परिवार से हैं, तमिलनाडु की निवासी है, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू शहर की, जिसका जन्म 3 फरवरी 1968 को हुआ था। इन्हें ये पुरस्कार 2021 में देने की घोषणा की गई, परंतु कोविड-19 के चलते हुए इस वर्ष ये प्रदान किया गया। अब देखिएगा, हम बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री, ये जो है ना, इनका जन्म की बात करें तो जन्म दोस्तों 3 फरवरी 1968, इनका जन्म 3 फरवरी 1968 को हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि जन्म स्थान के बारे में बात करें तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इनका जन्म स्थान तमिलनाडु का चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। तमिलनाडु में भी कौन सी जगह हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था,
एक शहर है तमिलनाडु का तेंगलपट्टू, वहाँ पे इस वहीदा रहमानी का जन्म हुआ था और ये बॉलीवुड अभिनेत्री थी और उसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया, जो फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। और ये 2021 में देने की घोषणा की गई थी, परंतु कोविड-19 के चलते रहने के कारण इनको इस 2023 में इस वर्ष प्रदान किया के चलते इस वर्ष प्रदान किया। देखिएगा आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन है। देखिएगा एक टेनिस का एक ये फेम हुआ था अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है। अब देखिए एशियाई व्यक्ति की बात करते हैं तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा लिएंडर पेस। अब देखिएगा लिएंडर पेस जो है ये कहाँ के निवासी, ये कहाँ के निवासी है, ये दोस्तों गोवा के निवासी है, गोवा के निवासी। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, गोवा। देखिएगा बात रखना कि पुरुष वर्ग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति। देखिएगा इधर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति। ध्यान रहे दोस्तों 50 वर्षीय पेस 2024 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले 6 व्यक्तियों में से एक है, कौन है, लिएंडर पेस। एक दोस्तों याद रखना 2019 में ITHF दोस्तों इंटरनेशनल टेबल हॉकी फेडरेशन, इसके अंदर एक चीन की महिला थी, चीन की लीना प्रथम, चीन की प्रथम लीना प्रथम एशियाई खिलाड़ी थी, प्रथम एशियाई खिलाड़ी थी। देखिएगा बात करते हैं कि जो लिएंडर पेस है वो गोवा के निवासी हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है और ये नामांकित होने वाले प्रथम एशियाई क्या है, व्यक्ति है। बात करें महिला की तो ITHF हॉकी से संबंधित ये कार्यक्रम जिसके अंदर चीन की लीना प्रथम एशियाई खिलाड़ी थी। आगे बात करेंगे, देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन कि हाल ही में PFRDA में NPS के तहत सेवानिवृत्त बचत का प्रबंधन करने के लिए 11वें फंड मैनेजर के रूप में किस संस्थान को चुना है। ये बात ये कर रहा है कि PFRDA, देखो पहले इसके अंदर 2 संस्थाओं का नाम है, एक तो PFRDA की बात करें तो देखिएगा PFRDA की बात करें तो इनके फुल फॉर्म में अगर हम चले तो फुल फॉर्म में चलेंगे तो देखिएगा नाम आएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या हो गया, डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या हो गया, डेवलपमेंट। देखिएगा इसके अंदर नाम आया PFRDA, तो PFRDA का हम नाम करते हैं तो कहते हैं कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिएगा इसके बाद इसमें एक नाम और आया है दोस्तों NPS। NPS का मतलब होता है
नेशनल देखिएगा नेशनल पेंशन स्कीम, पेंशन इसका नाम होता है एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि इन्होंने एनपीएस के, एक पीएफआरडी की एजेंसी है, इन्होंने एनपीएस के लिए एक मैनेजर के रूप में एक संस्था चुना है। वो संस्था कौन सी है, इस संस्था के बारे में बात करते हैं। तो हम ये जो संस्था है ये दोस्तों है डीएसपी पेंशन फंड। अब देखिए डीएसपी पेंशन फंड का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य की वृद्धावस्था आय को सुरक्षित करना, और जो एनपीएस है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, उसके ग्राहकों के हितों की क्या रक्षा करना। क्या है? रक्षा करना। अब देखिए बोलते हैं उद्देश्य, इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य वृद्धावस्था आय सुरक्षा, आय सुरक्षा। तो इसके बाद दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो दोस्तों इसका उद्देश्य ये है कि एनपीएस का हमने यहाँ देखा था कि नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस के बाद बात करते हैं कि एनपीएस ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। क्या करना? हितों की रक्षा करना। देखिएगा ये हमने पढ़ा है पीएफआरडी के बारे में। हमने पीएफआरडी का दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एनपीएस का फुल फॉर्म भी क्या है पूछा जा सकता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। और इसको कौन सी संस्था को मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स। उद्देश्य क्या है? वृद्धावस्था आय की सुरक्षा और एनपीएस ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना से कौन सा राज्य संबंध है। दोस्तों एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये दोस्तों जो है योजना कौन से राज्य से संबंध रखती है? तो इस संबंध के बारे में बात करें तो ये दोस्तों संबंध रखती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से संबंध रखती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये है कि गरीबों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवास उपलब्ध करवाना, गरीबों को। देखिएगा इस योजना का जो प्रारंभ किया गया था ये 2021 में पीएम आवास योजना की विफल होने के कारण छत्तीसगढ़ के अंदर पीएम आवास योजना विफल हो गई थी, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ का योगदान नहीं रहा था, परिपूर्ण नहीं हुआ। इस कारण वहाँ पे एक योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। देखिएगा इस योजना का उद्देश्य, हम बात करेंगे इस योजना का उद्देश्य की बात करते हैं तो देखिएगा उद्देश्य की इसके बाद ये करते हैं कि प्रथम चरण में 47,000 गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। देखिएगा एक आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ की जो योजना है उसका लक्ष्य है कि प्रथम चरण के अंदर 47,000 गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना। देखिएगा इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना दोस्तों की गई किससे? कि पीएम आवास योजना की विफल हो जाने के बाद पीएम आवास योजना के विफलता की बाद इसकी स्थापना की गई। देखिएगा
हम बात करते हैं कि पीएम आवास योजना छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुई थी, विफल हो गई थी। विफल होने के बाद किसकी स्थापना की गई, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की स्थापना की गई 2021 के अंदर। पीएम आवास योजना जो है वो विफल हुई थी और एक योजना का नया नाम था, उद्देश्य क्या था, गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना। इसके बाद देखिएगा आगे, हम आगे के किसमें बढ़ते हैं कि किस संस्था ने सामाजिक बॉन्ड, ये दोस्तों बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड नहीं है, ये अपने इंग्लिश में इसको बॉन्ड पढ़ना है, इसको बॉन्ड पढ़ना है। बॉन्ड के माध्यम से 1000 करोड़ से अधिक जुटाए हैं कि कौन सी संस्था है जिसने सामाजिक बॉन्ड के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं। तो हम दोस्तों बात करेंगे वो संस्था है नाबार्ड। हम बात करते हैं, देखिएगा नाबार्ड, हम नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो देखिएगा, पहले तो बात करते हैं कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे, क्या नाबार्ड का मुख्यालय, देखिएगा हम बात करते हैं नाबार्ड हम बात करते हैं नाबार्ड की, हम नाबार्ड की बात करते हैं तो कहते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों हुई थी 22 जुलाई 1982। स्थापना कब हुई, 22 जुलाई 1982। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिएगा 1982 में इसकी स्थापना हुई। फिर बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या मुख्यालय, इसका मुख्यालय जो दोस्तों है वो कहाँ है, मुंबई के अंदर है। देखिए कि नाबार्ड की स्थापना 22 जुलाई 1982 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई के अंदर है। देखिएगा हम बात करते हैं नाबार्ड के फुल फॉर्म की हम बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का अगर पूरा नाम आपको पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिएगा नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखिएगा इसने नाबार्ड ने सामाजिक बॉन्ड के नाम पर कितने पैसे जुटाए हैं। देखिएगा इन्होंने जुटाए कुल धन 1045.50 करोड़। इसने कितने रुपए जुटाए हैं, करोड़। बाकायदा यहाँ दे भी रखा है कि किसके माध्यम से 1000 करोड़ से अधिक रुपए जुटाए। ये दोस्तों जो पैसे हैं किस काम में लगाए जाएंगे, ये जन उत्थान के लिए लगाए जाएंगे, सामाजिक कार्यों में लगाए जाएंगे, कृषि कार्यों में लगाए जाएंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि नंबर 6 कि सिप्ला ने सिप्ला दोस्तों एक बहुत बड़ी भारतीय एक दवा कंपनी है जिसका आज बहुत बड़ा नेटवर्क है, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है सिप्ला। बाकायदा आपने कभी कुछ दवाई वगैरह लेके आते होंगे तो उस पर लिखा हुआ भी आता है सिप्ला, CIPLA। देखिए यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया लेकिन इसका इंग्लिश में बोले तो ये नाम है सिप्ला, ये है सिप्ला। अब देखिएगा हम सिप्ला की बात करते हैं तो सिप्ला का पहले तो हम बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या मुख्यालय, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। आप मुंबई मान लीजिएगा या महाराष्ट्र मान लीजिए, एक महाराष्ट्र तो क्या है वो उसका क्षेत्र है। तो देखिएगा मुंबई के अंदर क्या है इसका मुख्यालय। अब देखिएगा सिप्ला की बात करते हैं तो कि सिप्ला जो है, सिप्ला का फुल फॉर्म क्या है, सिप्ला का फुल फॉर्म क्या है। देखिएगा हम बात करते हैं फुल फॉर्म के अंदर बात करें तो देखिएगा सी का मतलब हो गया केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल्स। इसके बाद दे रखा है लेबोरेटरीज अथॉरिटी
लेबोरेटरीज अथॉरिटी, क्या है? लेबोरेटरीज अथॉरिटी। ये सिप्ला का पूरा नाम है, कोई दवा कंपनी है। अब देखिएगा इसने किसके साथ मिलकर, इसने दोस्तों एक कंपनी के साथ मिली है, किसके साथ? स्काई एयर मोबिलिटी, इसके साथ ये मिलके गठबंधन करके इसने क्या किया है दोस्तों? इसने ये किया है कि इसके साथ मिलके ड्रोन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के समस्त अस्पतालों के अंदर जो बीमारियां जोखिम बनी है, जैसे हृदयघात हो गया, श्वसन हो गया, उसके लिए जरूरी दवाइयों को जल्दी से पहुंचाने के लिए क्या किया? एक ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने का संकल्प लिया है। एक ड्रोन जाएगा, दवा लेके वो का हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, इसका एक ड्रोन के माध्यम से। अब देखिएगा ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचा से दवाई, ये सिप्ला जो कंपनी है इन्होंने ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने का काम है लिया है। दोस्तों ये किस राज्य के लिए किया है? ये हिमाचल प्रदेश के लिए किया गया। अब आगे चलते हैं, देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य ने एक समर्पित पर्यटन नीति 2023, एक पर्यटन नीति बनाई गई है कि समर्पित पर्यटन नीति 2023 की और 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसने एक नई पर्यटन नीति बनाई है, जिसने आने वाले 5 वर्षों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है? देखिएगा इसके बारे में बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य ने एक नई पर्यटन नीति बनाई है। कौन सी पर्यटन नीति? देखिएगा पर्यटन नीति 2023 तमिलनाडु ने एक नई पर्यटन नीति बनाई है 2023। इसका लक्ष्य क्या है कि भारत में अंदर राज्य में पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देना, राज्य में पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देना। और इसका तो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य की बात करें, देश की जीएसडीपी के अंदर 12% योगदान। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य तो दूसरा है कि राज्य के अंदर 25 लाख लोगों को रोजगार, 25 लाख लोगों को रोजगार देना, 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान देखिएगा पर्यटन नीति 2023 तमिलनाडु का लक्ष्य है कि राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, आकर्षण को बढ़ाना। तो इसके बाद में आया कि देश की जीएसडीपी के अंदर 12% का योगदान देना और 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना। आगे हम देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कहता है कि T20I में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी थी? कि ऐसी कौन सी टीम है इसने T20I के अंदर 300 से ज्यादा रन बनाए थे? तो ज्यादा रन की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर इसका उत्तर होगा नेपाल। कितने रन बनाए थे दोस्तों? रन बनाए थे 314 रन बनाए थे। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि किसके खिलाफ बनाए थे? चीन में मंगोलिया के खिलाफ, मंगोलिया के खिलाफ चीन के अंदर कितने रन बनाए थे? 314 रन बनाए थे। इसके बाद हम बात करते देखिएगा कि
एक मलका नाम का खिलाड़ी है, मलका ने 50 गेंदों में 50 गेंदों में देखिएगा, सॉरी ये नहीं हुआ, देखिएगा मलका ने क्या किया कि नाबाद पारी खेली, नाबाद पारी 137 रन की खेली। मलका ने 137 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके अंदर 10 छक्के और 8 चौके लगाए। चौके और 8 छक्के लगाए। इसके बाद हम बात करते हैं दीपेंद्र सिंह की बात करते हैं तो दीपेंद्र सिंह के बारे में ये था कि इन्होंने 50 गेंदों में 52 रन की पारी 52 रन की पारी खेली। इन्होंने 52 रन की पारी खेली, देखिएगा 52 रन की पारी खेली और इसके अंदर क्या किया, इन्होंने 8 चौके लगाए, 8 छक्के लगाए थे। ठीक है, इन्होंने याद रखना कि 8 चौके लगाए थे। इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। देखिएगा सबसे तेज अर्धशतक है बनाने का सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड इन्हें जो प्राप्त हुआ है, तो इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा, वीरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ा है, वीरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने वीरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं तो नंबर 9 क्वेश्चन आता है। देखिएगा नंबर 9 क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर में प्रवेश करने वाला सियान 6। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं कि सियान 6 है क्या। सियान 6 एक चीनी जहाज है, क्या, चीन का जहाज है। देखिएगा आपका अनुसंधान पोत कौन सा है, तो दोस्तों बात करिएगा किसका है, चीन का ये जहाज है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि चीन का जहाज है दोस्तों, ये कहाँ तक गया, कहाँ इन्होंने प्रवेश किया, कहाँ इसे प्रवेश करने से रोका गया, कहाँ इसे अनुमति नहीं दी गई, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा ये चीन का जो जहाज है ये दोस्तों कहाँ गया था, ये 6 सितंबर जल डमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश। ये 6 सितंबर को जल डमरू मध्यम के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश किया। इसके बाद बात करते हैं कि 10 सितंबर को कहाँ था, तो 10 सितंबर की बात करते हैं तो 10 सितंबर को दोस्तों ये था होम पोर्ट गुआंगझो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 14 सितंबर को कहाँ था, तो 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को ये पहुंचा था सिंगापुर। कहाँ पहुंचा था, सिंगापुर। इसके बाद आगे बात करते हैं कि श्रीलंका ने ये कौन सा देश है दोस्तों, श्रीलंका ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी,
देखिएगा श्रीलंका ने इस जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन भारतीय सुरक्षा चिंताएं अपने राष्ट्रीय द्वीपों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत ने कहा, देश ने कहा कि अगर चीन का अगर ये जहाज श्रीलंका के मानक संचालन प्रक्रियाओं की अगर पालना करता है तो इसे प्रवेश देने में कोई दिक्कतें नहीं है। श्रीलंका ने मना किया और भारतीय सुरक्षा के तहत भारतीय सुरक्षा दलों ने यह कहा कि इसको अगर ये श्रीलंका की मानक जो संचालन प्रक्रियाओं का अगर ये अनुपालन करता है तो इसे प्रवेश में कोई दिक्कतें नहीं। देखिएगा नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि किस राज्य ने धान की पुआल जलाने पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना तैयार की। एक राज्य है भारत का जिसने धान के अवशेष, पुआल की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में बोलते हैं पुला, जो पुआल की बात करें कि जो फसलें निकालने के बाद जो अवशेष बचता है उनके जलाने के जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। और वो कार्य योजना किसके लिए तैयार की गई है? पंजाब के लिए तैयार की गई है। पंजाब की बात करें तो पंजाब का मानना, इसका मत यह है कि पंजाब में 31 लाख हेक्टेयर भूमि पर 16 लाख टन भूसा उत्पादन का अनुमान है। देखिएगा पंजाब सरकार का ये मानना है कि पंजाब में 31 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर 16 लाख टन भूसा उत्पादन होने का अनुमान है, लेकिन ये अनुमान का पूरा नहीं हुआ। इसको देखते हुए पंजाब की सरकार ने राज्य में जो धान की पुआल अर्थात धान के जो अवशेष हैं उनको जलाने पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना तैयार की। किसने तैयार की है? पंजाब ने तैयार की। ये दोस्तों थे दैनिक समसामयिक की संबंधित डिस्कशन। आगे हम दोस्तों अध्ययन करेंगे, कल रोजाना हमारी क्लास आती रहेगी, आप इसको लाइक और कमेंट करते रहना। देखिएगा इसके आपको पीडीएफ फाइल की बात करें ना तो पीडीएफ फाइल के लिए आप इसका हमारा चैनल है श्रीराम एजू रवि सर, और एक दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है श्रीराम एजू स्टूडेंट्स रवि सर, ये आप डाउनलोड कर लेना। देखिएगा मैं लिख देता हूँ आपको लिंक। टेलीग्राम की बात करूं तो टेलीग्राम, पहला टेलीग्राम अपना है श्रीराम एजू रवि सर। एक तो ये रवि सर वाला डाउनलोड कर लेना और दूसरा अपना यही टेलीग्राम एक और है श्रीराम एजू स्टूडेंट्स रवि सर। ये टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ फाइल। हम जो भी पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ फाइल 2 टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, हमने लिख दिया, या डाउनलोड कर लेना। आगे हम मिलते हैं दोस्तों इसी कड़ी में कल। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों।